हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारी एमपीपीएससी की इकोनॉमिक्स की क्लास में। और जैसा कि आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि इकोनॉमिक्स में हम लोग यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 5 का ये 6वां लेक्चर है, यानी इसके पहले 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट नंबर 5 में क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया है एक बार देख लेते हैं। समंग संकलन की जो विधियां हैं ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा डेटा विश्लेषण के प्रकार में वर्णनात्मक डेटा ये हमने प्रारंभ कर दिया था और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक वर्णनात्मक डेटा का ये इसका सेकंड लेक्चर है आज। और वर्णनात्मक डेटा का जो बेसिक कंसेप्ट है यदि आप वो पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर हमारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक्स मेंस की, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के जितने भी पुराने वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो वर्णनात्मक डेटा यानी कि डेटा एनालिसिस, डेटा विश्लेषण का एक ऐसा प्रकार जिसमें हम केवल और केवल क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया मैंने कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण के प्रकार कौन से हैं और उसके उपकरण कौन कौन से हैं। तो लास्ट लेक्चर का सीक्वेंस है ये टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण के प्रकार एवं उपकरण। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण के प्रकार की यदि हम चर्चा करते हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1, आवृत्ति विश्लेषण यानी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। आवृत्ति से मतलब, फ्रीक्वेंसी से मतलब ये होता है, एक बहुत कॉमन कंसेप्ट होता है फ्रीक्वेंसी के कोई भी डेटा आखिर कितनी बार आ जाता है। तो वो जो एनालिसिस होता है वो क्या कहलाता है, वो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कहलाता है। डेफिनेशन लिखिए कि इसमें देखा जाता है कि कोई भी मान या घटना कितनी बार घटित हुई है। जैसे परीक्षा में कितने छात्रों ने 50 से 60 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। जैसे कोई भी परीक्षा हुई उसमें कितने छात्र ऐसे थे जिन्होंने 50 अंक प्राप्त किए। या आपने क्रिकेट में ऐसा देखा होगा कि कोई सीरीज रहती है, कोई बैट्समैन खेलने के लिए आता है तो बताया जाता है कि भाई पिछले 25 मैचों में ये इस गेंदबाज के आगे 5 बार 0 पर आउट हुए। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यानी कि कोई भी घटना या कोई भी मान कितनी बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। दूसरी बात, केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्लेषण यानी डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति किसके आसपास वो रहता है, उसका सेंट्रलाइज पॉइंट आखिर क्या है। इसमें 3 चीजें आ जाती हैं, मीन, मीडियन, मोड। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का जब हम विश्लेषण करते हैं किसी भी डेटा की तो 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, उसका औसत निकाल सकते हैं उसका माध्यिका यानी मीडियन निकाल सकते हैं और बहुलक यानी कि मोड निकाल सकते हैं। तो ये 3 तरीके से क्या निकाली जाती है, इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्लेषण किसी भी डेटा का किया जाता है। विचलन का विश्लेषण, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति है, केंद्रीय प्रवृत्ति से हम क्या देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति से देखते हैं कि डेटा का जो सेंट्रलाइज पॉइंट है वो उसके आसपास कितना रहता है। विचलन, विचलन से मतलब ये होता है कि डेटा आखिर कहां से कहां तक विस्तारित है। विचलन यानी कि डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी, यानी यह बताता है कि डेटा कितना फैला हुआ है या बिखरा हुआ है। ठीक, जैसे कि छात्रों के अंक हैं 40 से लेकर के 43 के बीच में सिमट गए। सपोज 50 छात्रों के अंक थे, कोई परीक्षा हुई तो 40 लोएस्ट स्कोर रहा और 43 हाईएस्ट स्कोर रहा। यानी डेटा 40 से लेकर के 43 के बीच में, यानी केवल और केवल 3 मार्क्स का एक डिस्पर्शन रहा है।
यानी विचलन कम रहा है। दूसरी ओर 20 से लेकर के 100 तक के अंक मिले किसी को, यानी विचलन क्या है, विचलन अधिक है यहाँ पर। ठीक है, आप जब क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, कोई भी इस प्रकार के टूर्नामेंट देखते हैं, तो आपको ये विश्लेषण बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, आपको मिलेगा कि बैट्समैन ने इतने रन बनाए, उसमें भी वो विचलन बताते हैं कि इनका जो खेलने का तरीका है उसमें डाइवर्सिटी बहुत है। तो जब वो डाइवर्सिटी शब्द का यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, विचलन से ही होता है। या किसी जगह का औसत बारिश वो बता रहे हैं, तो कम से लेकर के ज़्यादा के बीच में विचलन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि बारिश जो हो रही है कम तो बहुत कम हो रही है, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो विचलन में क्या आएगा, डेटा आखिर कितना फैला हुआ है, ये जस्ट केंद्रीय प्रवृत्ति का अपोजिट होता है। और विचलन के भी 3 रूप हैं। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 रूप थे, मीन मीडियन मोड, यहाँ पे 3 रूप हैं, ह्रास यानी कि रेंज, विचरण यानी वेरिएंस, और मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी। तो ये जो 3 प्रकार हैं, इन तीनों प्रकारों से क्या निकालते हैं, विचलन का विश्लेषण। देखिए ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये 2 मार्कर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 मार्कर भी कवर अप हो जाते हैं। 2 मार्कर में इससे ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। चौथा क्या है, प्रतिशत और अनुपात का विश्लेषण, यानी क्या है, डेटा को किस में निकाल देना, प्रतिशत में निकाल देना, परसेंटेज, और या फिर कितना अनुपात में निकाल देना। जैसे जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, चुनाव का जब रिजल्ट आ जाता है, तो उसमें आपको प्रतिशत और अनुपात, इसका विश्लेषण आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा कि इतने प्रतिशत लोग थे कुल वोटर्स में से जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, इतने प्रतिशत लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया, इतने प्रतिशत लोग थे जिन्होंने अन्य पार्टी को वोट दिया, और इतने प्रतिशत ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने नोटा को वोट दिया। तो वो जो डेटा का हम एनालिसिस कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, परसेंटेज में कर रहे हैं, या अनुपात निकाल दिया कि पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात रहा है वो गांव नंबर, कोई गांव है ए, उसमें वोट देने का अनुपात इतना रहा है, दूसरे गांव में निकाल दिया कि इसमें वोट देने का अनुपात इतना रहा है पुरुष और महिलाओं के बीच में। तो प्रतिशत और अनुपात का विश्लेषण भी किया जाता है। 5वां क्या है, क्रॉस टैबुलेशन। क्रॉस टैबुलेशन से मतलब क्या हो जाता है कि 2 विरोधी घटनाएं हैं, या 2 विरोधी चर हैं, 2 विरोधी वेरिएंस हैं, उनको आपस में दिखा देना। जैसे 2 या अधिक चर के बीच संबंध को टेबल के रूप में प्रस्तुत कर देना। ठीक है, टेबल बनाई और 2 अलग अलग चर हैं, उनके बीच में रिलेशन बना दिया। जैसे पुरुष और महिला और परीक्षा परिणाम का आपसी संबंध, यानी ये टेबल बना करके, जैसे कि यहाँ पे आपने लिख दिया मेल और फिर यहाँ पे लिख दिया फीमेल, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया पास और इधर क्या लिख दिया फेल। ठीक है, तो यहाँ पे 30 पास और 20 फेल, और महिला में 40 पास और 10 फेल। ये क्रॉस टैबुलेशन कहलाता है। क्रॉस टैबुलेशन आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगा, स्पोर्ट्स में भी क्रॉस टैबुलेशन देखने को मिल जाता है कि ये टीम थी, इंडिया की टीम ने इतने मैच हारे, इतने मैच जीते, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इतने मैच हारे, इतने मैच जीते, ये सब क्रॉस टैबुलेशन की कैटेगरी में आ जाता है। ग्राफिकल और चार्ट विश्लेषण, यानी डेटा का एनालिसिस ग्राफिकल तरीके से करना, ग्राफ के हिसाब से, या चार्ट के रूप में, यानी डेटा को किस रूप में प्रस्तुत करना है, दृश्य रूप में प्रस्तुत करना है। दृश्य यानी कोई ना कोई जो डायग्राम है, वो डायग्राम बना करके, कोई चित्र बना करके, किसी भी तरीके से चित्रात्मक रूप में डेटा को प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पर। जैसे बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, लाइन ग्राफ, ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली देखा जाए ना तो डेटा को दृश्य रूप में, यानी कि आप देख करके एनालिसिस कर ले, देखने से ही आपको आइडिया लग जाए
कि यदि एक लाइन ज़्यादा लंबी है औसत बारिश की और दूसरी लाइन कम लंबी है और औसत बारिश की, तो देख करके हमने पता लगा दिया कि यहाँ पे पानी ज़्यादा गिरा है और यहाँ पे पानी कम गिरा है। यह दृश्यात्मक प्रस्तुति की जाती बोली जाती है किसकी? डेटा की। ठीक है, तो ये क्या था? ये था 6 चीजें, 6 प्रकार किसके? ये डेटा विश्लेषण के प्रकार हैं। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? टूल्स क्या क्या है। यानी जब हम वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण जब हम उसको सॉल्व करते हैं या उससे जब रिजल्ट निकालते हैं तो हम किस किस टूल्स का यूज करते हैं। एक्चुअली प्रकार और टूल्स ये ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है। प्रकार और टूल्स लगभग जो प्रकार है वही टूल्स माना जाता है। तो वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण के उपकरण क्या है? वे साधन है जिनसे हम डेटा को सारांशित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और साथ ही साथ क्या है, प्रस्तुत भी करते हैं। यानी जो हमने डेटा एनालाइज किया है उस डेटा एनालाइज को हमने उसकी समरी कैसे दिखाना है हमको, या उसको आखिर प्रेजेंट कैसे करना है। किसी भी जगह आपका प्रेजेंटेशन है और आपको वर्णनात्मक डेटा आपके पास है, उसको एनालिसिस कर चुके हैं, तो अब आप उसको प्रस्तुत कैसे करेंगे। तो 2 टूल्स हैं इसके, लिखा है 2 हिस्सों में। एक तो सांख्यिकीय उपकरण कहलाते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स, और दूसरे क्या कहलाते हैं? दृश्यात्मक यानी कि ग्राफिकल या विजुअल टूल्स कहलाते हैं। तो 2 प्रकार के टूल्स हो गए। कौन कौन से टूल्स हो गए? एक तो स्टैटिस्टिकल और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्राफिकल टूल्स हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिकल टूल क्या होता है। सांख्यिकीय उपकरण जिसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहला क्या होता है? आवृत्ति वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक अंक है या कोई भी डेटा है, वो कितनी बार उसका मान आता है। ये व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए थे, कितनी बार जीते, ये। अब दूसरा क्या आता है? औसत। जैसा कि आपको मैंने बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या था? एक टूल औसत था। औसत क्या होता है? हम सबको मालूम है। औसत के कोई बल्लेबाज है, उस बल्लेबाज ने एक पारी में 40 रन बनाए, दूसरी पारी में 50 रन बनाए, तीसरी पारी में 60 रन बनाए, तो उसका औसत क्या निकला है कि 50 रन के हिसाब से 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में या 3 वनडे इंटरनेशनल की श्रृंखला में उसने 50 रन के औसत से रन बना दिए। औसत निकालना हम सब जानते हैं। दूसरा माध्यिका, यानी क्या है? जो मिडिल वैल्यू होती है, वो मिडिल वैल्यू क्या कहलाती है? वो मीडियन कहलाती है, माध्यिका। जैसे 20, 40, 60 में से 40 मीडियन होता है। माध्यिका निकालने के और भी तरीके हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ये अभी शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसको थोड़ा डिटेल में अलग से पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे आगे इसको। तो माध्यिका से मतलब क्या हो जाता है? 40। ये जो भी चीजें हैं बड़ी आसपास की हैं। देखिए माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, इसमें आपको अच्छे से समझ जाना है, तभी आप उसका आंसर लिख पाएंगे। बहुलक यानी कि मोड, यानी सबसे अधिक बार आने वाला मान। जैसे 10, 20, 20, 30, तो मोड क्या है इसका? 20, क्योंकि 20 जो संख्या है वो सबसे ज्यादा बार आ रही है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के अंतर्गत 20 क्या हो जाएगा? उसका मोड हो जाएगा। अब विचलन की चर्चा करें तो सबसे पहले क्या बताया था आपको? परास यानी कि रेंज। परास क्या हो जाएगा? पहले भी डिस्कस किया था। सबसे छोटे और सबसे बड़े मान क्या है? सबसे बड़ा और सबसे छोटे मान का डिफरेंस। जैसे 20 अंक से लेकर के 80 अंक तक आ रहे हैं किसी क्लास में बच्चों के, या किसी क्रिकेट मैच में सबसे कम रन बने 20, सबसे ज्यादा रन बने 80, तो परास यानी रेंज कितनी हो गई? 60 रेंज हो गई। वेरिएंस यानी विचरण, यानी ये औसत से डेटा का फैलाव आखिर कितना है। तो जब वेरिएंस निकाला जाता है तो वेरिएंस हम आखिर क्या देख रहे हैं कि कितना है, ज्यादा है कि कम है। जैसे 40, 41, 42,
यानी कम विचरण है। वेरिएंस जब निकाला जाता है तो स्क्वायर के फॉर्म में निकाला जाता है। यदि कोई भी संख्या ए है तो इसके स्क्वायर के फॉर्म में निकाल करके उसका डिफरेंस निकाला जाता है। इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप बस इतना जान लीजिए कि स्क्वायर के रूप में निकाला जाता है। और दूसरा क्या होता है, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये फैलाव को मापता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी ये जो वेरिएंस निकाला था हमने, इस वेरिएंस का यदि हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन कहलाता है। दोनों में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और भी डिफरेंस होते हैं इनके बीच में। तो ये तीन चीजें क्या हो गई आपकी, ये फैलाव की, डेटा के फैलाव की टूल्स हो गए। कौन कौन से, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर परसेंटेज निकालना आपको आता ही है कि कुल छात्रों में से इतने प्रतिशत लड़कियां थी। जैसे आपने देखा होगा 12th का रिजल्ट आता है, तो 12th के रिजल्ट में आता है कि 99 परसेंटाइल वाले इतने बच्चे रहे, उसमें से इतने प्रतिशत लड़कियां रहीं, इतने प्रतिशत लड़के रहे, ये परसेंटेज। अनुपात हमेशा क्या होता है, अनुपात हमेशा तुलनात्मक रूप से होता है। जैसे अभी चल रहा है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल, के पेट्रोल में इतने परसेंटेज तक एथेनॉल आपको मिलाना है, तो वो अनुपात कहलाता है। अनुपात यानी कि दो संख्याओं को आपस में जब हम एक साथ प्रदर्शित करते हैं, जैसे लड़के और लड़कियों की हमने तुलना कर दी कि किसी भी कक्षा में जो रेशियो है बॉयज का और गर्ल्स का वो क्या है, 3:2 है। ठीक है, तो ये रेशियो वाला पार्ट आ जाएगा। परसेंटेज और रेशियो मैथ्स में हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं। अब दूसरा क्या आता है, ये तो उपकरण कौन से थे, टूल्स कौन से थे, स्टैटिस्टिकल्स टूल थे, यानी कि सांख्यिकीय उपकरण थे। दूसरा क्या है, दृश्यात्मक उपकरण। दृश्यात्मक उपकरण से मतलब जो मैंने आपको बताया था, देख करके ही आप समझ जाए। ठीक है, ज्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या कहलाता है, बार ग्राफ। बार ग्राफ यानी श्रेणियों की तुलना करना। जैसे बार ग्राफ में सपोज कि यदि हम चर्चा करें बार ग्राफ में, तो बार ग्राफ में हमने ले लिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि हमारा जो विदेशी व्यापार है, उस विदेशी व्यापार की हम तुलना कर रहे हैं कि हमने विदेशी व्यापार ये साहब रहा 2024-25 और ये रहा 2025-26, और ये हमने मंथ ले लिया क्या, अप्रैल मंथ ले लिया। हम देख रहे हैं कि 2024-25 से व्यापार बढ़ गया है 25-26 में। फिर हमने देखा कि मई में हमने ले लिया, तो मई में हम देख रहे हैं कि 2024-25 की तुलना में जो 25-26 है वहां पे ये भी कम हो गया और ये भी कम हो गया, दोनों के बीच का अंतर भी कम हो गया। ये बार ग्राफ की कैटेगरी कहलाती है। ऐसे बार ग्राफ आपने कई सारे देखे होंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछने में आता है वहां पे, तो आपको लिखने के साथ साथ इस तरीके का डायग्राम वहां पे आपको बनाना जरूरी है। पाई चार्ट, पाई चार्ट हमेशा गोल होता है और उसमें हिस्सेदारी दिखाना पड़ती है। जब कोई एक समग्र वैल्यू होती है और उस वैल्यू में से आप 5 से 6 अलग अलग लोगों की हिस्सेदारी दिखाते हैं, तो पाई चार्ट का यूज कर लेते हैं। आप जब बजट पढ़ते हैं तो बजट में पाई चार्ट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कि बजट में आपको दिखा दिया कि इतना परसेंटेज एजुकेशन में है, इतना परसेंटेज हेल्थ में है, इतना परसेंटेज जो कहना चाहिए कि पुराना ऋण चुका रहे हैं उसमें है, या ये कुछ अदर हमने परसेंटेज बता दिया। तो जब इस तरीके से अलग अलग चीज़ों की हिस्सेदारी बताई जाती है, जिसमें हम देख करके ही समझ जाते हैं कि इसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, इसकी हिस्सेदारी कम है, ये क्या कहलाता है, ये पाई चार्ट कहलाता है। हिस्टोग्राम, डेटा का वितरण आयु समूह के हिसाब से दिखाना। हिस्टोग्राम क्या होगा, जैसे कोई भी आयु समूह है, जैसे जनसंख्या में, जनगणना में हमेशा क्या किया जाता है, जनगणना में आपको बताया कि सपोज कोई भी है, जैसे कि
हमने बोला 0 से 5 वर्ष, ठीक है, या इधर हमने ले लिया 0 से 5 वर्ष, 5 से फिर हमने ले लिया 10 से 15 वर्ष, फिर हमने ले लिया 18 से 25 वर्ष, और इस तरीके से डेटा अलग दिखा दिया कि इतने लोगों की संख्या इतनी है, इतने लोगों की संख्या इतनी है, अलग अलग। वो क्या कहलाता है? वो हिस्टोग्राम की कैटेगरी कहलाती है। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ कैसा होता है? समय के साथ बदलाव, तो एक लाइन चलती रहती है। जैसे बारिश की यदि हम चर्चा करें तो हमने बारिश की चर्चा करी कि 2023, 24, 25, ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आ रहा है। या आपने ये जो लाइन ग्राफ यदि आपको रोज देखना है तो रोज देखने का लाइन ग्राफ देखना का आपका क्या है? सेंसेक्स, जो शेयर मार्केट का सूचकांक है वो आप देखते रहिए। तो सेंसेक्स क्या होता है कि घटता बढ़ता रहता है। ये क्या कहलाता है? ये सब लाइन ग्राफ की कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि वो जो मात्रा है एक ग्राफ के रूप में कहाँ बढ़ रही है कहाँ कम हो रही है, ये लाइन ग्राफ कहलाता है। स्कैटर प्लॉट, दो चर का संबंध, जैसे उदाहरण के लिए पढ़ाई के घंटे बनाम अंक। तो जो स्कैटर प्लॉट होता है, स्कैटर प्लॉट में हम जो चीजें निकालते हैं वो चीजें कुछ इस तरीके से निकाल देते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कि पढ़ाई के घंटे और मार्क्स, यानी कितने मार्क्स मिले। तो किसी ने 4 घंटे पढ़ाई करी थी, तो 4 घंटे की पढ़ाई में उसको ये हमने बोला 25, 50, 75, 100। 4 घंटे की किसी ने पढ़ाई करी थी तो 4 घंटे की पढ़ाई में किसी को 10 नंबर मिल गए। फिर दूसरे ने 6 घंटे की पढ़ाई करी थी तो उसको साहब कहना चाहिए कि 35 नंबर मिल गए। या किसी ने 8 घंटे की पढ़ाई करी थी लेकिन उसके बाद उसे केवल और केवल 30 ही नंबर मिले। 10 घंटे की पढ़ाई करने वाला कोई था तो उसको साहब 75 नंबर मिल गए, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग स्टूडेंट का हम निकाल लेते हैं। तो ये स्कैटर प्लॉट से मतलब क्या हो जाता है? डेटा स्कैटर्ड रूप में है, बिखरे हुए रूप में है। तो ये स्कैटर्ड प्लॉट भी निकाला जाता है, दृश्यात्मक तरीका है ये। फिर फ्रीक्वेंसी टेबल, डेटा को तालिका में व्यवस्थित करना। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 अंकों की आवृत्ति। तो जैसे कि हमने बताया, यहाँ कोई भी टेबल बना ली आपने, ठीक है, यहाँ आपने कोई टेबल बना ली और उसमें नंबर लिख दिए, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये बॉयज, ये गर्ल्स। तो आपने बोला 0 से 10, तो इसमें 15 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। फिर 10 से 20, इसमें 10 बॉयज हैं, 12 गर्ल्स हैं। फिर 20 से 30, इस तरीके से अलग अलग निकाल लेते हैं। ये क्या कहलाता है? ये फ्रीक्वेंसी टेबल की कैटेगरी में आ जाता है। फिर क्रॉस टैबुलेशन, क्रॉस टैबुलेशन में आपको भी बताया था कि दो चर का संबंध, इतने बॉयज, इतने गर्ल्स, इतने पास, इतने फेल, ये क्या कहलाएगा? क्रॉस टैबुलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो चीजें मैंने बताई थी ये आपको शॉर्ट में भी बता दी थी। इसके बाद आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में थोड़ा सा डिटेल भी है, जो टॉपिक्स डिटेल में है उनको हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी की जो चीजें हैं ये आपको 2 मार्कर में तैयार करके इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ही आपको लिखना पड़ जाएगा। यानी जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि स्कैटर प्लॉट क्या होता है, तो 2 मार्कर में आप उसको तैयार करके रख लीजिए। हो सकता है कई यदि कभी शॉर्ट टर्म में पूछ लिया तो उसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ जाएगा। तो ये जो था ये सब क्या था? ये सब इसके दृश्यात्मक उपकरण, ठीक है। 2 प्रकार के उपकरण मैंने आपको बताए थे, एक तो सांख्यिकीय उपकरण बताए थे और दूसरे कौन से बताए थे? दृश्यात्मक उपकरण। तो ये जो टॉपिक है वर्णनात्मक डेटा का, वर्णनात्मक डेटा का टॉपिक आपका कंप्लीट
हो चुका है। अब जब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या रहेगा, अनुमानात्मक डेटा विश्लेषण। अनुमानात्मक डेटा विश्लेषण से मतलब होता है कि डेटा को देख करके फ्यूचर यानी आगे का अनुमान लगा लेना कि आखिर अभी ऐसी स्थिति है तो भविष्य में ऐसा ऐसा हो सकता है। वो एनालिसिस क्या कहलाता है, अनुमानात्मक एनालिसिस कहलाता है। वर्णनात्मक एनालिसिस जो होता है उसमें अनुमान नहीं लगा सकते, केवल देख सकते हैं, लेकिन अनुमानात्मक डेटा विश्लेषण में हम क्या करते हैं, फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।